अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। जुर्म सज़ा की ये कहानी मुझे अपने एक दोस्त सब इंस्पेक्टर चौधरी अली रज़ा मरहूम ने सुनाई थी। मैं हस्बे मामूल थाने और अफराद के सही नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा क्योंकि ये ख़ानदान आज़ादी के बाद पाकिस्तान में आ गए थे। कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं कि किसी को रुस्वा किया जाए, बल्कि यह है कि पाकिस्तानी माशरे के चौधरी और इमाम इबरत हासिल करें और खुदा की बेआवाज़ लाठी को जहन से ना उतारें। मुझे सब इंस्पेक्टर चौधरी अली रज़ा मरहूम के थाने का चार्ज लेने के लिए भेजा गया। ये छोटा सा एक कस्बा था। इर्द गिर्द का देहाती इलाका इसी थाने के तहत आता था। अली रज़ा ने मुझे चार्ज दे दिया। उसे अगली सुबह चले जाना था। इस थाने में उसकी आखिरी रात थी। मलिक भाई, खाने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें थाने का और इलाके का चार्ज दे चुका हूँ। एक चीज़ रह गई है। ये एक केस था जिसका फैसला मैंने खुद किया था। ये तुम भी सुन लो। शायद मेरे बाद मेरे खिलाफ कोई तूफान उठे। मेरे किए पर पर्दा डालना तुम्हारा फ़र्ज़ होगा। उसने जो केस सुनाया वो मैं अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। मेरे चार्ज लेने से 6 महीने पहले का वाक़या है कि एक मस्जिद का इमाम थाने में ये रिपोर्ट लेकर आया कि उसकी बीवी लापता हो गई है। कस्बे में एक बड़ी मस्जिद थी और 2 छोटी। ये इमाम इन 2 में से एक मस्जिद का था। उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। रंग गहरा सांवला, कद दरमियाना और जिस्म गोल मटोल, पेट बढ़ा हुआ, गर्दन इतनी मोटी जैसे गर्दन थी ही नहीं। सेहत बहुत अच्छी थी। दाढ़ी के चंद एक बाल सफ़ेद थे। उसने बीवी की उम्र 18-20 साल बताई और ये भी कहा कि इसकी दूसरी बीवी थी। ये पहली बीवी भी घर में मौजूद थी। इससे 2 बच्चे थे। दोनों अभी बहुत छोटे थे। नई बीवी, जिसे नासरा कह लें, इसके साथ इमाम ने 3-4 महीने पहले शादी की थी। इमाम ने बीवी के गायब होने का तरीका वही बताया जो अक्सर सुनने में आता है कि रात को लड़की बिस्तर पर मौजूद थी। इमाम सुबह अजान देने के लिए मस्जिद को जाने लगा तो नई बीवी को गायब पाया। घर में इधर उधर देखा, वो ना मिली। बाहर के दरवाजे की जंजीर उतरी हुई थी। नमाज पढ़कर इमाम नासरा के मैके के घर गया। वो वहाँ भी नहीं गई थी। मस्जिद का सरपरस्त एक चौधरी था जिसका खालों का वसी कारोबार था। दौलतमंद आदमी था। वो भी इमाम के साथ थाने आया था। इमाम नासरा के मैके के घर से मायूस लौटा तो इस चौधरी के यहाँ गया और उसे बताया कि उसकी नई बीवी कहीं गायब हो गई है। चौधरी ने 2 और मोअज़्ज़िज़ीन से बात की। उन्होंने सोच सोच कर फैसला किया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नादान लड़की है, शायद खुद ही वापस आ जाए। कुछ तलाश और कुछ इंतज़ार में 3 दिन गुजर गए। गुमशुदगी के चौथे रोज़ थाने में रिपोर्ट आई। चौधरी ने कई बार कहा कि लड़की को उसके बाप ने गायब किया है। अली रज़ा ने वजह पूछी कि बाप ने अपनी बेटी को उसके घर से क्यों गायब किया है। इमाम और चौधरी कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सके। उन्होंने जो जवाब दिए उनमें से अली रज़ा को शक हुआ कि इमाम की बीवी घर से भागी ज़रूर है, लेकिन इसमें इमाम और चौधरी की भी कोई कारस्तानी शामिल है। अगर इनकी बदमाशी नहीं तो ये दोनों लड़की के बाप पर दबाव डालना चाहते हैं। अली रज़ा ने चौधरी को दफ्तर से ये कहकर निकाल दिया कि चूँकि बीवी इमाम की थी इसलिए वो इसे तन्हाई में कुछ पूछना चाहता है। चौधरी बाहर जा बैठा तो अली रज़ा ने इमाम को गौर से देखा। मैं आपको उसकी शक्ल सूरत, जिसामत और रंग रोगन बता चुका हूँ। अली रज़ा ने सोचा कि इस शख्स को कोई इस जैसी औरत ही पसंद कर सकती है। इसने 40 साल की उम्र में 18-19 साल की लड़की के साथ शादी कर ली। अली रज़ा ने उससे उसकी मफरूर बीवी का हुलिया पूछा। उसने उम्र बताकर जो हुलिया बयान किया वो किसी खूबसूरत लड़की का था। रंग गोरा बताया गया, यानी कि लड़की नौजवान भी थी, खूबसूरत भी। जाहिर था कि इस इमाम के साथ उसकी शादी ज़बरदस्ती की गई होगी और उसके भागने की यही वजह होगी। अली रज़ा ने इमाम से पूछा कि उसकी बीवी का चाल चलन कैसा था और क्या वो किसी को चाहती थी। कोई भी मत तस्लीम नहीं करता कि उसकी बीवी उसे नहीं चाहती थी और उसका चाल चलन मशकूक था। इमाम ने भी कहा कि वो ऐसी वैसी नहीं थी। क्या वो आपको पसंद करती थी? इमाम ने हिचकिचाकर जवाब दिया, किसी के दिल में जो कुछ हो वो कौन बता सकता है। मुझसे उसे कोई शिकायत नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीवी वापस मिल जाए तो जो कुछ आपको मालूम है और जो शकूक आपके दिल में है वो मेरे आगे रख दें। अली रज़ा ने उसे कहा, आपको किसी के खिलाफ ज़रूर शक होगा कि वो आपकी बीवी को वरगला कर ले गया है। वो कौन हो सकता है?
मुझे किसी के खिलाफ कोई शक नहीं, इमाम ने जवाब दिया। वो कुछ ले गई है? सारा जेवर ले गई है, उसने जवाब दिया। और ट्रंक में 700 रुपया पड़ा था, वो भी ले गई है। जब अली रजा ने उससे पूछा कि वो चौधरी और दूसरे 2 आदमियों के साथ मिलकर नासरा को कहाँ कहाँ ढूंढते रहे हैं, तो इमाम कोई ऐसा जवाब ना दे सका जिसे सही समझा जाता। वो इधर उधर की हाँकने लगा। आखिर तान नासरा के पाप पर टूटी। वो जेवर और रुपया अपने घर ले गई है, उसने कहा। मुझे शक है कि उसे उसके माँ बाप ने छुपा लिया है। वजह? अली रजा ने पूछा। क्या उनकी लड़की के साथ आपने ज़बरदस्ती शादी की थी या इन्हें धोखा दिया था? क्या लड़की के वालिदैन पर आपने कोई नारवा दबाव डाला था? इमाम घबरा गया। उसके जवाब से जाहिर होता था या वो यही जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि नासरा के वालिदैन ने उसे बारज़ा और रग़बत रिश्ता दिया था और नासरा भी खुश थी। मौलवी साहब, अली रजा ने उसे कहा, आपने लड़की पर यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि वो सारा जेवर और 700 रुपया भी ले गई है, और आपने उसके वालिदैन पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने लड़की को छुपा लिया है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बीवी के वालिदैन ने जेवर और रुपया उड़ाने के लिए उसे आपके घर से भगाया और उसे छुपा लिया है? मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने अगर ऐसा किया है तो ये एक संगीन जुर्म है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी बीवी और आपका माल बरामद कराऊँ, उसके वालिदैन को जेल भिजवाऊँ। लेकिन आप ये सोच लें कि मैंने पर्चा कर दिया और तफ्तीश में बात कुछ और निकली और आपका इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो उनकी जगह आपको जेल जाना पड़ेगा। रिपोर्ट लिखवाने से पहले सोच लें कि रिपोर्ट झूठी ना हो। वो सोच में पड़ गया। अली रजा ने उसे सोचने का पूरा मौका दिया। इमाम ने बेजान सी आवाज़ में कहा, जेवर और रकम तो चोरी हुई है, आगे आपकी मर्जी है। इनके दरमियान बहुत बातें हुई। इमाम टानो डोल सा हो गया। अली रजा के सवालों का जवाब देते हुए इमाम ने बताया कि नासरा शादी से पहले पर्दा नहीं करती थी। इमाम ने उसे अपने घर पर्दे में बिठा दिया था और वो सफ़ेद बुर्के में बाहर निकला करती थी। वो शौकीन मिजाज नहीं थी और ना ही सीधी सादी थी। उसका बाप गरीब सा बड़ई था जो लोगों के घरों का काम करता था। लड़की इमाम के घर में घरेलू कामों में दिलचस्पी लेती थी। इमाम की पहली बीवी का नासरा के साथ अच्छा सलूक था और नासरा ने कभी उसे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। सब इंस्पेक्टर अली रजा मरहूम इमाम से जो बातें पूछ रहा था, ये महज रस्मी कार्रवाई थी। हमारे माशरे में किसी के घर की बातें और ढके छुपे हालात मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं। हमारी 4 दीवारी के कान ही नहीं, आंखें भी होती हैं। अली रजा को ये सारे अहवाल और ख्वाहिश अपने खुफिया ज़राए से मालूम करने थे। इमाम को मालूम नहीं था कि थानेदार इस तरह बाल की खाल उतारने लगेगा। इमाम ने कहा कि आप मेरी बीवी के बाप से कहें कि लड़की जेवर और रकम मुझे वापस कर दे, मैं उसे बख्श दूंगा। आप उसे थाने बुलाकर डराएं। अगर लड़की और चोरी का माल उससे बरामद हुआ तो आप उसे बख्श सकते हैं, कानून नहीं बख्शेगा। अली रजा ने कहा, मैं उसे नहीं बख्शूंगा। आप मुझे ये बताएं कि इस लड़की के साथ आपकी शादी किसने कराई थी? क्या आपने कुछ रिश्ता मांगा था? चौधरी साहब ने कराई थी, इमाम ने जवाब दिया और 2 और आदमियों का नाम लिया जो ऊंची जातों के मुसलमान थे। अली रजा को एक और शक हुआ कि इमाम की पहली बीवी ने यकीनन इमाम की दूसरी शादी को पसंद नहीं किया होगा। कोई बीवी अपने घर में शौकन का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मुमकिन था कि इमाम की पहली बीवी के बाप और भाइयों ने नासरा को अगवा करके कत्ल कर दिया हो और इमाम को मज़ीद सज़ा देने के लिए जेवर और रुपया भी उड़ा ले गए हों। अली रजा ने अपना ये शक रफ़े या पुख्ता करने के लिए इमाम से बहुत कुछ पूछा। इमाम ने ठोस जवाब और दलाइल देकर अली रजा का शक रफ़े कर दिया। उसने यकीन दिला दिया कि उसकी पहली बीवी ने नासरा को पसंद नहीं किया और उसके भाई इस कुमाश के आदमी नहीं। सब इंस्पेक्टर अली रजा मुसलमानों के मामले में मेरी तरह जज्बाती बल्कि जुनूनी था। वो कस्बा जिसके थाने में वो मुझे ये वारदात सुना रहा था, हिंदुओं और सिखों की अक्सरियत का कस्बा था। मुसलमान घराने थोड़े थे। अली रजा ये सोच रहा था कि गैर मुस्लिमों में एक मुसलमान की बेइज्जती न हो। इमाम की बेइज्जती को वो इस्लाम की तौहीन समझता था। उसे शक हो गया था कि इमाम की शादी इस नौजवान लड़की के साथ कराने वालों ने इमाम के साथ कोई नाटक खेला है या इसे ब्लैकमेल करना चाहते हैं या इमाम खुद ही कोई गड़बड़ कर रहा है। बड़ा ही रुस्वाकुन स्कैंडल बन रहा था। अली रजा ने मुझे बताया कि उसने इमाम को ये तासुर दिया कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और बाकायदा तफ्तीश शुरू की जा रही है, लेकिन उसने कोई रिपोर्ट न लिखी। उसका इरादा ये था कि दरपर्दा यानी कि गैर सरकारी तौर पर मालूम करेगा कि ये मामला क्या है,
इसके बाद फैसला करेगा कि उसे क्या करना चाहिए। ये पुलिस का तरीका कार नहीं होता। रिपोर्ट रजिस्टर की जाती है और उसकी तफ्तीश होती है। यह रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती और कोई तफ्तीश नहीं होती। थानेदार जुर्रतमंद और दानिशमंद हो तो वो जो चाहे कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि अली रज़ा ने जो तरीका इख्तियार किया वो अच्छा था, अलबत्ता इसकी नीयत अच्छी थी। वो शाम के बाद प्राइवेट कपड़ों में नासरा के बाप के घर चला गया। बाप गरीब सा बड़ा ही था। थानेदार को देखकर कांपने लगा। अली रज़ा ने उसके साथ थानेदारों वाला सलूक न किया, दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से पेश आया। बड़ई ने हाथ जोड़कर फरियादें करनी शुरू कर दी कि उसकी बेटी उसके घर नहीं आई और उसे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चली गई है। अली रज़ा ने अभी उसकी बेटी के मुतालिक कोई बात नहीं की थी, लेकिन बड़ई ने पहले ही अपनी सफाई पेश कर दी और सारों कतार रोने लगा। उसने जब ये कहा कि मुझ पर पहले ही बहुत जुल्म हो चुका है, अब आप मुझे गिरफ्तार करने आ गए हैं, तो अली रज़ा चौंका। उसने बड़ई से कहा कि वो उसे बताए कि उस पर क्या जुल्म हुआ है और किसने जुल्म किया है। 3 रोज़ गुजरे। मौलवी साहब, चौधरी और 2 और आदमी मेरे घर आए। बड़ई ने कहा, मुझसे मेरी बेटी के मुतालिक पूछा कि कहाँ है। मैं बहुत हैरान हुआ। वो तो मौलवी साहब के घर थी। उन्होंने कहा कि वो वहाँ नहीं है। मैंने कहा कि वो इधर भी नहीं आई। चारों ने मुझे मेरे सहन में मेरी बीवी के सामने मारना पीटना शुरू कर दिया। वो कहते थे कि अपनी बेटी को तुमने छुपा लिया है। उन्होंने मेरे घर की तलाशी ली, मेरी बीवी की भी बेइज्जती की। अब इनमें से कोई ना कोई जब चाहता है मेरे घर में आ जाता है, मुझे और मेरी बीवी को गाली गलौज करके चला जाता है। उसने हिचकियाँ ले लेकर रोते हुए कहा, खुदा किसी गरीब को बेटी न दे, और बेटी दे तो बदसूरत दे, मेरी बेटी की तरह खूबसूरत ना हो। अली रज़ा ने मुझे बताया कि बड़ई और उसकी बीवी गुर्बत और चौधरियों की गुलामी के मारे हुए थे, लेकिन इनके चेहरों के रंग और नक्श बहुत अच्छे थे। बीवी बुढ़ापे में भी अच्छी लगती थी। इससे अंदाज़ा होता था कि इनकी बेटी कितनी खूबसूरत होगी। अली रज़ा ने इससे पूछगछ शुरू कर दी और उसे कहा कि वो किसी से ना डरे और अब कोई भी उसे मारने पीटने या बेइज्जती करने नहीं आएगा। बड़ई से जो बातें मालूम हुई वो ये थी कि इमाम किताब निकालकर मुस्तकबिल का हाल बताता था। क़ारीन किताब निकालने की इस्तिलाह समझते होंगे। हिंदुओं के पंडित और ज्योतिषी पोथी से किस्मत का हाल बताया करते हैं, और हमारे यहाँ बाज़ मौलवी अमूमन मस्जिद के इमाम कुरान से फाल निकालते या किसी और तरीके से हिसाब जोड़ते और साइल को बताते हैं कि उसकी मुश्किल किस तरह हल होगी, और ये कि उसके घर पर बीमारी का या किसी और मुसीबत का जो हमला हुआ है, ये फलां ने तावीज़ कराए हैं, वगैरह वगैरह। इसे किताब निकालना कहते हैं। ये इमाम किताब निकालने, दम और दुरूद करने, वजीफ़े बमें इजाज़त बताने, आधे सर का दर्द फूंक मार कर रफ़े करने और किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो ये बताने में शोहरत रखता था कि ये चीज़ कहाँ है या किसने चुराई है। वो लोटा फेर कर चोर का नाम पता मालूम करने में भी मशहूर था। अब उसकी अपनी बीवी गुम हो गई तो वो सब इंस्पेक्टर अली रज़ा के पास चला गया था। बड़ई ने अली रज़ा को बताया कि उसकी बीवी को आधे सर का दर्द रहता था, इसके लिए वो इमाम के पास जाया करती थी। 2-3 बार उसने अपनी बेटी को इमाम के घर खाना ले जाने के लिए भेजा। लड़की चूँकि खूबसूरत थी इसलिए इमाम की नज़र फिर गई। एक रोज़ चौधरी खालों के ताजिर अपनी हैसियत के 2 आदमी साथ लिए बड़ई के घर गया और उसे कहा कि वो खुश नसीब है कि मस्जिद के पेश इमाम ने, जिसके हाथ में खुदा ने शिफा भी दी है और करामात भी, उसकी बेटी को अपनी बीवी बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। बड़ई ने कहा कि मौलवी साहब की पहले भी एक बीवी है और इनके बच्चे भी हैं और इनकी उम्र भी ज़्यादा है। चौधरी ने उसे डांट कर कहा कि तुम ये भी कह दोगे कि मौलवी साहब जिस्म के बहुत मोटे और रंग के काले हैं, इसलिए तुम इन्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दोगे। अगर तुमने ऐसी बकवास ज़बान से निकाली तो तुम्हारी ज़बान खींच लेंगे। चौधरी ने बड़ई से कहा। मुख्तसर ये कि इन लोगों ने बड़ई को घेर कर इस पर ऐसा दबाव डाला कि उसकी बेटी की शादी इमाम के साथ कर दी। अली रज़ा के सवालों का जवाब देते हुए बड़ई ने बताया कि लड़की बहुत रोई थी। शादी तो इसकी होनी ही थी, लेकिन ये तो किसी ने सोचा भी ना था कि उसे अपनी उम्र से दुगने से भी ज़्यादा उम्र के आदमी के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी एक शौकन भी होगी। लड़की बहुत परेशान रहने लगी। वो कभी कभी माँ बाप के पास आती थी और रोती थी। इमाम इसे मारता पीटता भी था। अपनी शौकन के खिलाफ उसने कभी शिकायत नहीं की थी।
जिस रोज़ इमाम चौधरी और 2 और आदमियों को साथ लेकर बढ़ई के घर पे मालूम करने गया कि नासरा यहाँ तो नहीं आई। इसे 2 रोज़ पहले बढ़ई ने बताया कि नासरा आई थी। वो अपना सारा जेवर साथ लाई थी। उसने जेवर अपने माँ बाप को देकर कहा था कि ये इमाम के घर में महफूज नहीं, इसलिए अपने घर रख लें। माँ बाप ने उसकी जिद पर जेवर रख तो लिया था, लेकिन इन्हें अच्छा ना लगा। नासरा चली गई तो बढ़ई और उसकी बीवी ने आपस में बात की और ये फैसला किया कि जेवर इमाम के घर छोड़ आएं। शाम को बढ़ई मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो जेवर साथ लेता गया। नमाज के बाद उसने जेवर इमाम को देकर कहा कि उसकी बेटी ये जेवर इसलिए घर छोड़ आई थी कि यहाँ ज़्यादा महफूज रहेगा, लेकिन इसे बढ़ई को अच्छा नहीं लगा कि वजह खा कुछ भी हो, बेटी का जेवर माँ बाप के घर पड़ा रहे। इमाम ने जेवर रख लिया और गुस्से का इजहार भी किया कि उसकी बीवी जेवर माँ बाप को क्यों दे आई थी। अगले ही रोज़ इमाम चौधरी और 2 मोअज़्ज़िज़ आदमियों को साथ लेकर बढ़ई के घर गया। उसे मारा पीटा और उसके घर की तलाशी ली। वो इसे कहते थे कि तुम्हारी बेटी इमाम के घर से जेवर और 700 रुपया चोरी करके भाग आई है। बढ़ई इन्हें कहता रहा कि वो जेवर इमाम को कल ही दे आया है, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता था। अली रिजा को ये कारआमद सुराग मिला कि लड़की घर से भागने से पहले अपना जेवर माँ बाप को देना चाहती थी। इसका मतलब ये था कि उसका भागने का प्रोग्राम पहले से तय था। बढ़ई को उसके अपने बयान के मुताबिक अपनी बेटी के इरादों का कुछ इल्म नहीं था। अली रजा के कुरेद कर पूछने पर बढ़ई ने कस्में खा कर यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसे इमाम के 700 रुपये के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं। अगर बढ़ई को जेवर और रुपए पैसे का लालच होता तो वो जेवर इमाम को वापस न कराता। बहरहाल बढ़ई की हर बात को सच नहीं माना जा सकता था। अली रजा ने बढ़ई से पूछा कि उसकी बेटी का रिश्ता किसी और ने भी मांगा था। बढ़ई ने बताया कि ख्वाजा साहब ने रिश्ता मांगा था, लेकिन उस वक्त इमाम के साथ शादी का दिन भी मुकर्रर हो गया था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ख्वाजा साहब कौन थे। ख्वाजा बाकायदा पीर या मुर्शिद नहीं था। उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी जिसकी पैदावार पर उसकी गुजर बसर थी, लेकिन कस्बे के हैसियत वाले मुसलमान भी उसका एहतराम करते थे। वो अपने आप को दरवेश कहा करता था, तावीज़ देता था और वो जिन और आसेब से निजात दिलाने में शोहरत रखता था। ये जिस दौर की कहानी है, उस वक्त दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। फौजी भर्ती आम थी और फौजियों को धड़ाधड़ जंग के मुख्तलिफ महाजों पर भेजा जा रहा था। जिन घरों के बेटे महाजों पर चले गए थे, उन घरों में मातम का समा रहता था। फौजियों के बाप, उनकी माएँ, बहनें और बीवियाँ उनकी सलामती के लिए पीरों, फ़कीरों और मज़ारों के दरवाज़ों पर माथे रगड़ती रहती थीं। उन दिनों तावीज़ों की मंडी खूब चली थी। ख्वाजा पहले ही दरवेश था। जंग के दौरान वो मशहूर हो गया। बढ़ई ने बताया कि उसका एक ही बेटा है और वो फ़ौज में भर्ती हो गया है। उसे बढ़ई के काम के लिए ही भर्ती किया गया था। बढ़ई की बीवी ख्वाजा के पास ये दुआ कराने जाया करती थी कि उसका बेटा हिंदुस्तान में ही रहे, उसे महाज पर ना भेजा जाए। बढ़ई भी ख्वाजा को सलाम करने जाया करता था। जब नासरा की शादी का दिन मुकर्रर हो गया तो नासरा भी अपनी माँ के साथ ख्वाजा के सलाम को गई। ख्वाजा की नज़र लड़की पर पड़ी तो उसकी नज़र नासरा से हट न सकी। ख्वाजा मुराकबे में चला गया और उसने मुराकबे से बेदार होकर नासरा और उसकी माँ को बताया कि इनका लड़का महाज पर जाने वाला है, लेकिन उसे रोकने के लिए मैं एक चिल्ला काटूंगा, फिर बढ़ई का बेटा हिंदुस्तान में ही रहेगा। ख्वाजा ने माँ बेटी को कुछ पढ़ने के लिए बताया और इन पर उसने अपना जाल फेंक दिया। माँ बेटी उसके पास जाती रहीं। एक रोज़ ख्वाजा ने बढ़ई को बुलाया और अपने ऊपर मस्ताना सी कैफियत तारी करके कहा कि नासरा की शादी उसके साथ कर दे, वरना चिल्ला भी उलट जाएगा और उसका कोई तावीज़ असर नहीं करेगा। बढ़ई ने उसे बताया कि 3-4 रोज़ बाद नासरा इमाम की बीवी बन जाएगी। दिन मुकर्रर हो चुका है। ये सुनते ही ख्वाजा मस्ताना कैफियत से चौंक कर बेदार हो गया। उसने बढ़ई को डराया कि नासरा किसी और की बीवी बन गई तो नासरा के भाई की जान खतरे में पड़ जाएगी। बढ़ई ने उसे कहा कि वो मजबूर है। उसे चौधरी और इस जैसे 2 आदमियों ने मजबूर किया था कि वो बेटी का रिश्ता इमाम को दे दे। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, ख्वाजा ने बढ़ई से कहा। अपनी बेटी को मेरे घर छोड़ जाओ और मशहूर कर दो कि वो इमाम के साथ शादी करने पर राज़ी नहीं थी, इसलिए घर से भाग गई है। मैं इसे छुपाए रखूँगा। 1.5 महीना गुजर जाएगा तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी कर लूँगा। इमाम और दूसरे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
बड़ा ही गरीब और कमज़ोर आदमी था। उसने हाथ जोड़कर ख्वाजा से कहा कि वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। ख्वाजा ने उसे डराया, धमकाया और लालच भी दिए, लेकिन वो परेशान होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने अली रज़ा को रोते हुए बताया कि खुदा उसे जाने कौन से गुनाह की सज़ा दे रहा था कि नौजवान बेटी अपने बाप की उम्र के साथ ब्याही जा रही थी और ख्वाजा उसके बेटे के लिए जो चिल्ला काट रहा था वो उसने छोड़ दिया था। बड़ई का एक ही बेटा था जो फौज में चला गया था। वो इमाम के साथ अपनी बहन की शादी पर माँ बाप से नाराज़ हो गया था। अली रज़ा के पूछने पर बड़ई ने बताया कि उसने बेटी का रिश्ता इमाम को देने से पहले अपने बेटे को ख़त लिखा था कि चौधरी वगैरह के कहने पर वो नासरा का रिश्ता इमाम को दे रहा है। बेटे ने जवाब में लिखा था कि नासरा पर यह जुल्म ना किया जाए और इमाम को साफ जवाब दे दिया जाए। बड़ई ने उसे एक और ख़त लिखा कि वो इन्हीं चौधरियों के घरों का काम करके पेट पालते हैं और इमाम मस्जिद को खुदा ने जो रुतबा दिया है उसके आगे एक गरीब बड़ई सर नहीं उठा सकता। बड़ई के बेटे ने उसे लिखा कि वो नासरा को उसके पास छोड़ जाए, वो अपने एक दोस्त के फैमिली क्वार्टर में अपनी बहन को रखेगा। बड़ई का बेटा लाहौर छावनी में था। गरीब बाप ने उसे लिखा कि नासरा के साथ वो खुद और नासरा की माँ भी लाहौर आ जाए तो बेहतर है, वरना बेटी को भेज दिया गया तो यहाँ कस्बे में बेटी के वालिदैन का जीना हराम हो जाएगा। आखिर नासरा की शादी इमाम के साथ कर दी गई। नासरा का भाई शादी पर ना आया, उसकी बजाय उसका ख़त आया जिसमें उसने अपने बाप को लिखा कि वो समझे कि उसका बेटा मर गया है और बेटा समझेगा कि उसके माँ बाप मर गए हैं। अली रज़ा ने बड़ई से पूछा कि उसका बेटा अपनी बहन का रिश्ता किसे देना चाहता था। बड़ई ने बताया कि उसने कभी नहीं बताया था। अली रज़ा ने यह भी पूछा कि लड़की का रिश्ता किसी ने मांगा था। बड़ई ने 3-4 मील दूर के एक गांव का नाम लेकर बताया कि वहां से 2 घरों के पैगाम आए थे, लेकिन नासरा का भाई इनमें से किसी को भी अपनी बहन का रिश्ता नहीं देना चाहता था। उसने माँ बाप को वजह तो नहीं बताई थी, लेकिन उसने शायद ये सोचा होगा कि लड़की इतनी खूबसूरत और इतने अच्छे रंग और रूप की है कि अच्छे घराने में जा सकती है। अली रज़ा ने बड़ई से पूछा, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि इन घरानों में से किसी ने लड़की को वरगला लिया हो या अगवा कर लिया हो? बड़ई ने पूरे वसूख से कहा कि वो दोनों घराने उसी की तरह गरीब और कमज़ोर हैं। उनकी अपनी लड़की अगवा हो जाए तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। अली रज़ा ने से पूछा कि उसने अगर बेटे के खतूत संभाल कर रखे हुए हैं तो दिखाए। बड़ई खतूत ले आया। अली रज़ा ने हर एक खत को पढ़ा। बहन की शादी के खिलाफ बड़ई के बेटे ने जो खतूत लिखे थे वो बड़े सख्त थे। नासरा की शादी के बाद बाप ने बेटे को खत लिखा था। उसके जवाब में बेटे ने लिखा था, अगर मेरी बहन इस खामिद के साथ खुश ना हुई तो मैं इस आदमी को कत्ल कर दूंगा। एक खत में उसने लिखा था कि अगर मेरी बहन को मौलवी ने तलाक दे दी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इन खतूत के जो अल्फाज और जो लहजा था, इससे ये शक होता था कि भाई ने खुद आकर बहन को इमाम के घर से फरार कराया और अपने साथ ले गया है। अली रज़ा ने सोचा, अगर ऐसा ही हुआ है तो क्या बड़ई को उसका इल्म होगा? बज़ाहिर बड़ई इतना दिलेर मालूम नहीं होता था। अली रज़ा ने उसे कहा कि अगर लड़की या जेवर और रकम उसके पास है तो वो इसके हवाले कर दे, उसके खिलाफ केस नहीं बनाया जाएगा। ये सुनकर उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। अली रज़ा ने बड़ई की बीवी से अलग पूछगछ की। उसने जो बयान दिया वो इसके खामिद के बयान की तस्दीक था। माएँ अपनी बेटियों की हमराज होती हैं। अली रज़ा ने इस औरत से ये राज उगलवाने की बहुत कोशिश की कि नासरा किसे चाहती थी, लेकिन माँ को कुछ भी मालूम नहीं था। अली रज़ा ने उसे कहा कि इनकी निजात इसी में है कि वो बता दें कि लड़की कहाँ है या वो किसके साथ गई है। माँ कुछ भी ना बता सकी। ज़रूरी नहीं था कि बड़ई और उसकी बीवी ने जो कुछ कहा था उसे सच मान लिया जाता। अली रज़ा ये जायज़ा ले रहा था कि ये मामला क्या है और क्या ये केस रजिस्टर करना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पुलिस का तरीक़ाकार नहीं होता जो अली रज़ा ने इख्तियार किया था। वो इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी ले रहा था। ये यकीन होने लगा था कि लड़की को किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपने किसी चाहने वाले के साथ गई है। मालूम ये करना था कि वो किसे चाहती थी। वो जो कोई भी था बहुत दिलेर आदमी मालूम होता था। लड़कियां अपनी सहेलियों को अपने राज दिया करती हैं। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो हमराज का मुतालबा करता है। नासरा की माँ से पूछा कि उसकी बेटी की गहरी सहेलियां कौन कौन सी हैं। उसने 2 लड़कियों के नाम बताए। अली रज़ा ने नासरा की माँ से कहा कि वो दोनों को इसी तरह ले आए कि किसी को पता न चले। दोनों गरीब घरानों की लड़कियां थीं। नासरा की माँ ने उनके माँ बाप से कहा कि उसके घर में थानेदार आया है और लड़कियों को बुलाता है। इनके बाप और माएँ भी साथ आ गईं। इन्हें मालूम था कि नासरा लापता हो गई है।
अली रज़ा ने लड़कियों और इनके माँ बाप को बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि वो किसी को ना बताएं कि वो रात इस घर में आया था और उसने उनसे कोई बात की थी। दोनों लड़कियां नौजवान और गैर शादीशुदा थीं, बात करते घबराती थीं। अली रज़ा ने बड़ी मुश्किल से इनसे राज उगलवा लिया। दोनों ने बताया कि नासरा एक जवान आदमी को चाहती थी और वो आदमी इस पर जान निसार करता था। वो कौन है? उसी चौधरी का बेटा जिसने बड़ई को डरा धमकाकर उसकी बेटी का रिश्ता इमाम को दिलवाया था। अली रज़ा का दिमाग रोशन हो गया। वो फौरन समझ गया कि चौधरी ने बड़ई पर क्यों दबाव डाला था कि वो अपनी बेटी को इमाम के साथ ब्याह दे। अली रज़ा ने लड़कियों से जो कुछ मालूम किया उससे उसका शक यकीन में बदल गया। लड़कियों से उसने ये मालूमात ली कि लड़की और इस लड़के की मोहब्बत पाक थी। वो चोरी छुपे मिलते थे। नासरा ने अपनी दोनों सहेलियों को बताया था कि उसने चौधरी के बेटे से कुरान पर कसम ली थी कि वो नासरा के साथ पाक मोहब्बत करेगा। नासरा ने सहेलियों को यह भी बताया था कि चौधरी के बेटे ने एक कागज़ पर लिखा था कि हम खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाते हैं कि किसी और से शादी नहीं करेंगे, हम मियाँ बीवी बनेंगे या खुदकुशी कर लेंगे। नासरा अनपढ़ थी। ये तहरीर उसे चौधरी के बेटे ने पढ़कर सुनाई थी। उसने एक मुलाकात पर अपनी उंगली से खून निकालकर उस तहरीर पर अपना नाम खून से लिखा था और नासरा ने अपना खून निकालकर अपने अंगूठे पर मला और इस तहरीर के नीचे अंगूठा लगाया था। शादी के बाद भी वो मिलते रहे। जी हाँ, नासरा अपने घर आती और चौधरी के बेटे से मिलती थी। कभी वो रात खेतों में भी मिलते थे। नासरा घूमने फिरने के बहाने हमारे पास आती और हम इकट्ठी खेतों को निकल जाती थी। वो वहाँ मौजूद होता था। नासरा हमसे अलग हो जाती थी। नासरा तुम्हें इन मुलाकातों के मुतालिक बताती होगी कि क्या बातें हुई थी? नहीं, शादी के बाद वो कुछ नहीं बताती थी। हमने उसे कहा था कि खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम और खून का अंगूठा कहाँ गया? वो कोई जवाब नहीं देती थी। कभी हंस पड़ती और कभी उदास हो जाती थी। राज की बात खुलती जा रही थी। अगर इन लड़कियों ने सच कहा था तो नासरा को चौधरी का बेटा ले गया था। अगर वो ही ले गया था तो उसे घर में नहीं होना चाहिए था। अली रज़ा बड़ई के घर से चला गया। दूसरे दिन उसने अपने एक हेड कांस्टेबल से कहा कि वो मालूम करे कि फला चौधरी का बेटा यही है या कहीं गया हुआ है। हेड कांस्टेबल मुसलमान था। वो चौधरी के बेटे को अच्छी तरह जानता था और इनकी मेल मुलाकात भी होती रहती थी। हेड कांस्टेबल ने बताया कि इस लड़के को उसने गुज़िश्ता शाम देखा है, यही है। हेड कांस्टेबल से पूछने पर अली रज़ा को चौधरी के बेटे के मुतालिक सिर्फ ये मालूम हुआ कि खूबरू जवान है, खुदसर है, जिंदा दिल है और दिल कुर्ते वाला है। अली रज़ा और भी बहुत कुछ मालूम करना चाहता था। उसने दो काम किए। एक ये कि एक कांस्टेबल को ख्वाजा के यहाँ भेजा कि उसे अली रज़ा ने गपशप के लिए थाने बुलाया है और दूसरा काम ये कि अपने दो मुखबिर बुलाकर उन्हें कहा कि चौधरी के बेटे के मुतालिक जिस कदर मालूमात मिल सकती हैं लाएं। कुछ देर बाद ख्वाजा आ गया। अली रज़ा उसे अच्छी तरह जानता था कि उसकी असलियत क्या है। ख्वाजा पूरी तरह फिदवी और कमतरीन बना हुआ था। अली रज़ा ने उसे कहा, ख्वाजा साहब, कोई अच्छा सा माल आए तो कभी इधर भेज दिया करो। हुक्म हुजूर, ख्वाजा ने कहा, हम तो आपके हुक्म के मुंतज़िर रहते हैं। अली रज़ा ने कुछ देर अच्छे से माल की बातें की। ख्वाजा पर जो घबराहट तारी थी वो जाती रही। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि देहाती इलाके और गाँव नुमा कस्बे के थानेदार को लोग बादशाह समझते हैं। शहरों में आईजी को वो हैसियत हासिल नहीं होती जो देहात के थानेदार को हासिल होती है। कुछ देर गपशप लगाकर अली रज़ा ने इमाम का नाम लेकर ख्वाजा से कहा, उसकी नई बीवी सुना है कि भाग गई है, उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ख्वाजा ने कहा, मैं इस लड़की को भागना ही था। इस भैंसे के घर इतनी खूबसूरत और कमसिन लड़की कैसे ठहर सकती है? वो थाने आया था? आया था, अली रज़ा ने जवाब दिया, लेकिन मैंने अभी पर्चा नहीं किया। अगर आप लड़की वापस कर दें तो आपके खिलाफ पर्चा नहीं काटूंगा और मामला दबा दूंगा। मैं लड़की वापस कर दूं? ख्वाजा ने हैरत से कहा, आप क्या कह रहे हैं हुजूर? देखो ख्वाजा, अली रज़ा ने उसे दोस्तों की तरह कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपने क्या चक्कर चला रखा है, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं। आप भी दोस्ती का हक अदा करें। मैं वादा करता हूँ कि मामला पर्दे में रहेगा। ख्वाजा उछलने लगा। उसने कहा कि मैं यहाँ बैठा रहूँगा, आप मेरे घर जाकर तलाशी ले लें। ये सही है कि मुझे ये लड़की इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने इसके माँ बाप से कहा था कि इसकी शादी मेरे साथ कर दें, लेकिन इसकी बात मौलवी के साथ पक्की हो चुकी थी।
اگر مجھے لڑکی کو اغوا کرنا ہوتا یا ورغلانا ہوتا تو میں شادی سے پہلے یہ کام کر سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو خرید سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو شادی کے بعد بھی اغوا کرا سکتا تھا، ورغلا کر غائب بھی کرا سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ لڑکی اس مولوی کو سخت ناپسند کرتی ہے، لیکن میں نے اس سے توجہ ہٹا لی تھی۔ لڑکی ایسی بھی حور اور پری نہیں کہ میں اس کی خاطر اتنا بڑا جرم کر گزرتا۔ میرے قبضے میں اور پریاں بھی ہیں۔ خواجہ یوں بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی صفائی میں بولتا رہا، پھر اس نے امام پر گالیاں برسانی شروع کر دیں۔ میں جانتا ہوں اس نے میرا نام مشتبوں میں لکھوایا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف مجھ پر ہی شبہ ظاہر کیا ہو۔ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ وہ کتاب نکال کر لوگوں کو جھانسے دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کرامات نہیں۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اسے یاد آ گیا کہ امام اور خواجہ میں کاروباری رقابت ہے۔ دونوں لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے اور بگڑے ہوئے نصیبوں کو مرمت کرنے کی گر بتاتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف درپردہ پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے قصبے کی حیثیت اور اثر و رسوخ والے مسلمانوں کو دو پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی چپقلش اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اسی سال عید الفطر کا چاند گہرے بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آ سکا۔ امام نے اعلان کر دیا کہ کل عید ہوگی۔ خواجہ نے باقاعدہ ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ کل عید نہیں ہوگی، چاند کسی نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس قصبے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی عورتوں اور بچوں کو ملا کر بمشکل 1000 تھی، 2 عیدیں پڑھی گئیں۔ ایک روز امام کی عید تھی اور دوسرے روز خواجہ کی۔ علی رضا مجھے یہ رودات سنا رہا تھا اور میں بڑے غور سے سن رہا تھا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ علی رضا مجھے بتانا کیا چاہتا ہے اور یہ کہانی ختم کہاں ہوگی۔ اس نے کہا کہ خواجہ کی درگاہ کی مخبری مشکل نہیں تھی، وہاں شراب چلتی تھی، جواریوں میں ہندو اور سکھ بھی ہوتے تھے۔ خواجہ نے ایک شکرا اور ایک باز رکھا ہوا تھا جن سے وہ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کے خاص مصاحبوں میں 2-3 ایسے جرائم پیشہ آدمی بھی تھے جو تھانے کے ریکارڈ پر تھے۔ یہ خواجہ کی بنسبت تھانے دار کے زیادہ وفادار تھے۔ خواجہ کے اندرون خانہ بھی علی رضا کی مخبر عورتیں موجود تھیں۔ یہ خواجہ کی 2 بیگمات کی نوکرانیاں تھیں، لیکن ان کا درپردہ کام یہ تھا کہ عورتوں کو خواجہ کی کرامات سناتی رہتی تھیں۔ ان کا شکار عموماً اچھی شکل و صورت کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ علی رضا نے خواجہ کو یہ تاثر دے کر کہ وہ بے گناہ ہے، اسے رخصت کر دیا اور اس کے پیچھے مخبر ڈال دیے، جنہیں یہ کام دیا گیا کہ وہ خواجہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اس کے گھر سے معلوم کریں کہ وہاں بڑئی کی بیٹی ہے یا نہیں۔ خواجہ پر شک کسی حد تک مضبوط تھا۔ امام کے خلاف اس کے دل میں زہر بھرا ہوا تھا۔ ناصران نے درمیان میں آ کر ان کی دشمنی کو خونی دشمنی بنا دیا تھا۔ علی رضا کو نظر آنے لگا کہ اسے کیس رجسٹر کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ ابھی اپنے ارادے اور نیت سے مایوس نہیں ہوا تھا کہ اس کے سامنے 2 مشتبہ آدمی آ گئے تھے، چودھری کا بیٹا اور خواجہ۔ تیسرا مشتبہ بڑئی کا فوجی بیٹا بھی تھا۔ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے فوجیوں کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی تھی کہ کوئی فوجی گاؤں یا شہر میں آ کر کوئی جرم کر جاتا تو پولیس اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتی تھی۔ انگریز آفیسر اسے بچا لیا کرتے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بڑئی کا بیٹا ناصرہ کے ساتھ پہلے بات کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا ہو اور اس کے ماں باپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ قصبے کی نمبرداری ہندو گھرانے میں تھی۔ ایک سفید پوش انعام خور مسلمان تھا۔ یہ لوگ سرکاری مخبر ہوا کرتے تھے، بلکہ پولیس کی مدد اور رہنمائی کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ علی رضا کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سفید پوش خواجہ کا حامی ہے۔ علی رضا شام کے بعد اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا انداز رسمی میل ملاقات اور گپ شپ کا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ سنا ہے امام کی نئی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے، کہاں چلی گئی ہوگی؟ سفید پوش نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس نے چودھری کے خلاف بھی باتیں کی۔ چودھری خواجہ کا مخالف اور مولوی کا حمایتی تھا۔ سفید پوش نے کہا کہ اس چودھری نے غریب بڑئی کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ سفید پوش نے وہی قصہ سنا دیا جو بڑئی اور اس کی بیوی سنا چکے تھے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس چودھری نے اس نوجوان لڑکی کو اس مولوی کے قید خانے میں کیوں قید کیا ہے؟ سفید پوش نے کہا۔ علی رضا نے کہا کہ اسے معلوم نہیں۔ سفید پوش نے کہا کہ چودھری کے بیٹے نے چودھری سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بڑئی کی بیٹی کو بیوی بنا کر گھر لائے گا۔ بیٹا بڑئی کے گھر جایا کرتا اور کبھی کبھی رات بھر بھی وہیں رہتا تھا۔ اس لڑکے نے تو بڑئی کے گھر کو درگاہ بنا دیا تھا اور تم لوگ دیکھتے رہے کہ ایک غریب کی بیٹی اور اس کے ماں باپ بدنام ہو رہے ہیں۔
अली रजा ने कहा। चौधरी के बेटे ने लड़की को बेनिकाही बीवी बना रखा होगा। आपको शायद यकीन न आए, सफेद पोश ने कहा। हम बड़े गौर से देखते रहे। लोगों ने इन्हें बदनाम किया, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पर यकीन कर लिया था कि लड़के की चाहत बिल्कुल पाक है। न बदकारी छुपी रहती है, न सच्ची मोहब्बत। मैं इस लड़के को जानता हूँ, इसमें कोई ऐब नहीं। सर ऊंचा करके बात करता है, लेकिन इसमें अपनी अमीरी का गुरूर नहीं। इसका बाप नीयत का बद है। इस लड़की पर चौधरी और उसके बेटे में इतनी दुश्मनी हो गई है कि बेटा चौधरी से जायदाद का हिस्सा मांग रहा है। शायद वो हिस्सा अलग कर भी चुका है। इस चौधरी ने बड़ई की बेटी की शादी से पहले बड़ई को बहुत जलीलो ख्वार किया। बड़ई के पास ज़्यादातर काम चौधरी का होता है। लकड़ी के खोखे बनाता है, ये भी चौधरी का कारोबार है। चौधरी ने देखा कि उसका बेटा बड़ई की बेटी से हट नहीं रहा, तो उसने बड़ई को मारा पीटा कि वो अपनी बेटी को संभाल कर रखे। इसी पर चौधरी और उसके बेटे की आपस में अदावत शुरू हो गई थी। बेटा बाज न आया तो चौधरी ने बड़ई को काम से हटा दिया। वो अपने आप को बड़ई का अंदाता समझता था। ये गलत नहीं था। बड़ई बेरोजगार हो गया। उसे बेटा फौज से चंद रुपए भेजता था। उसे बेटी का जहेज भी बनाना था। गुर्बत की वजह से ही वो बेटी की शादी नहीं कर सका था। चौधरी का बेटा बड़ई के घर जाने लगा। सुना है कि वो इन्हें माली इमदाद देता था। चौधरी ने जब देखा कि बेटा हाथ से जा रहा है, तो उसने लड़की को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर लिया। उसने बड़ई को काम पर लगा लिया और शर्त यह रखी कि बड़ई अपनी बेटी मौलवी के साथ ब्याह दे। उसने 2 और आदमियों को साथ लिया और इस गरीब को ऐसा घेरा और उसे ऐसा डराया कि वो बेचारा अपनी इतनी खूबसूरत और कम उम्र बेटी को इस कालिसान के साथ ब्याह देने पर मजबूर हो गया। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि चौधरी का बेटा लड़की को ले उड़ा हो? अली रजा ने पूछा। अगर ऐसा है तो उसने लड़की को कहाँ रखा होगा? लड़का दिलेर है, सफेद पोश ने कहा। लड़की को उड़ा ले जाना उसके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसे अगर लड़की को उड़ा ही ले जाना था, तो जब शादी का दिन मुकर्रर हो गया था, उस वक्त उसने लड़की को क्यों ना गायब कर दिया? शादी हो गई, 3 महीने गुजर गए, तब उसे ख्याल आया कि लड़की को अगवा कर लिया जाए। मेरा ख्याल है कि लड़की किसी और के साथ गई है। वो चाहती तो चौधरी के बेटे को ही थी, लेकिन इस लड़के ने शायद मुंह फेर लिया था। लड़की तंग आकर किसी और के साथ भाग निकली है। क्या ये मालूम किया जा सकता है कि जिस रात लड़की गायब हुई, उस रात या अगले 2-3 दिन चौधरी का बेटा यहीं था या कहीं चला गया था? अली रजा ने पूछा। लड़का 3 दिन गायब रहा, सफेद पोश ने कहा। मुझे दूसरे दिन ही पता चल गया था कि मौलवी की नई बीवी भाग गई है। मेरा और मेरे दोस्तों का पहला शक चौधरी के बेटे पर हुआ था। हमने पता कराया तो मालूम हुआ कि चौधरी का बेटा घर से गायब है। वो कल नजर आया है। अली रजा पर यह सारा राज खुल गया कि इमाम और चौधरी थाने में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट देने आए थे, तो दोनों कहते थे कि इन्हें बड़ई पर शक है कि उसने अपनी बेटी को छुपा लिया है और जेवर और 700 रुपया हजम कर लिया है। चौधरी तो बार बार कहता था कि बड़ई को बुलाकर डराएं। दरअसल चौधरी को भी शक था और हो सकता है कि उसे यकीन भी हो कि लड़की को उसका अपना बेटा ले गया है। वो पुलिस का रुख बड़ई की तरफ फेरने की कोशिश कर रहा था। सफेद पोश ने पर्दे चाक कर दिए थे। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन हमारी 4 दीवारी की दुनिया की दीवारों की आंखें भी होती हैं। लोग अपने घरों पर पर्दा डालकर दूसरों के पर्दों में से झांकते रहते हैं। वो नहीं जानते कि इनके अपने घर की कोई और बात, कोई हरकत किसी से पोशीदा नहीं। अली रजा के मुखबिर हरकत में आए तो पता चला कि इमाम के घर की तो कोई भी बात ढकी छुपी नहीं और सारा महल्ला तमाशाई है। इमाम के घर में पहले भी एक बीवी थी, उस पर वो एक नौजवान और खूबसूरत बीवी ले आया। वो कैसे खामोश बैठी रहती? वो महल्ले की औरतों के आगे दिल का गुबार हल्का करती रहती थी। उसने अपने घर के जो राज फाश किए, वो अब मुखबिरों के जरिए अली रजा तक पहुंच गए। मालूम हुआ कि नासरा 3 महीने इमाम के घर में रही और उसने एक दिन भी इमाम को अपना खामिद तस्लीम नहीं किया और न ही उसको अपने करीब आने दिया। पहले तो वो डांट डपट करता रहा, फिर उसने नासरा की पिटाई शुरू कर दी। फिर भी नासरा यही कहती रही कि तुम्हारे साथ मेरा निकाह नहीं पढ़ाया गया, मैंने हाँ नहीं कही थी। इमाम की पहली बीवी ने इस सूरत हाल से ये फ़ायदा उठाया कि वह नासरा की हिमायत करने लगी और उसने इमाम के खिलाफ नासरा की हौसला अफजाई भी खूब की। इमाम और नासरा के दरमियान लड़ाई मार कुटाई अक्सर रात को हुआ करती थी। पहली बीवी दूसरे कमरे में होती थी, वो दौड़ी हुई जाती और उनके दरमियान आ जाती। वो पुख्ताकार औरत थी।
امام کو شرمسار بھی کرتی اور اسے دلاسا بھی دیتی اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی۔ یہ اس گھر کا معمول بنا ہوا تھا اور محلے والوں کے لیے اچھا خاصا تماشا۔ پڑوسیوں نے کئی بار امام کی یہ گرجدار آواز سنی، یہ دل سے نکال دے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے زنجیروں سے باندھ کر رکھوں گا، اور اس کے جواب میں ناصرہ کی للکار بھی سنائی دیتی رہتی تھی۔ علی رضا کی تفتیش کرتے کرتے 3 دن گزر گئے۔ اس دوران امام اور چودھری ایک بار صبح اور ایک بار شام کو اس کے پاس آتے رہے۔ وہ پوچھتے تھے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ علی رضا انہیں ٹالتا رہا اور جھوٹی تسلیاں دیتا رہا۔ چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو دونوں آ گئے۔ چودھری نے علی رضا کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کی جیسے وہ حکم دے رہا ہو۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا، اتنے دن گزر گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس حرام خور بڑئی کو تھانے میں طلب نہیں کیا۔ علی رضا کا خون کھول اٹھا۔ اس نے امام کو باہر بیٹھنے کو کہا اور چودھری کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ شادی تم نے کرائی تھی چودھری؟ ہاں جی، چودھری نے جواب دیا، میں نے کرائی تھی۔ اور تم نے ایک نوجوان لڑکی کی شادی اس کے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ اس لیے کرائی تھی کہ تم اس کے معتقد ہو؟ ہاں جی، چودھری نے کہا، پیش امام کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ دوسری شادی کریں گے، ہم نے ان کے لیے یہ لڑکی پسند کر لی۔ تم نے پیش امام کو اپنی بیٹی کیوں نہ دے دی؟ علی رضا نے کہا، تمہارے ساتھ جو لوگ اس بیچارے بڑئی سے رشتہ لینے کے لیے گئے تھے ان میں سے کسی نے اپنی بیٹی کیوں نہ دے دی؟ تم نے اپنی برادری کی کوئی اور لڑکی کیوں نہ پسند کی؟ چودھری نے یوں چونک کر علی رضا کو دیکھا جیسے اسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ غور سے سنو چودھری، علی رضا نے کہا، جو تم نے مجھ سے چھپا رکھا ہے وہ مجھ سے سن لو اور میں جو کچھ بھی تم سے پوچھوں وہ بالکل سچ بتانا۔ اگر جھوٹ بولا تو اس کمرے سے اٹھا کر تمہیں 7 والے کمرے میں بٹھا دوں گا جسے حوالات کہتے ہیں۔ تھانے میں تمہاری دولت اور تمہاری حیثیت کی کسی کو پرواہ نہیں۔ تم نے ایک غریب کی بچی پر جو ظلم کیا ہے وہ میں بخش سکتا ہوں لیکن خدا تمہیں نہیں بخشے گا۔ تم نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا تعلق توڑنے کے لیے لڑکی کی شادی اس مولوی کے ساتھ کرا دی۔ تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ جوڑ ملتا بھی ہے یا نہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ تم لڑکی کو قتل کرا دیتے۔ تم نے لڑکی کو سزا دی ہے، لڑکی اس سزا سے بھاگی ہے۔ چودھری کو توقع نہیں تھی کہ تھانے دار اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اور تھانے دار کو اندر کی باتوں کا بھی علم ہو جائے گا۔ وہ منہ کھولے ہوئے سن رہا تھا۔ تم نے امام کی بیوی کے بھاگ جانے کے بعد بڑئی کو اس کے گھر جا کر مارا پیٹا، علی رضا نے کہا، اس کی بیوی کی بے عزتی کی، پھر تم اس کے گھر جب جی میں آئی چلے گئے اور اسے مار پیٹ آئے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہاں انگریز کا نہیں تمہارے باپ کا راج ہے؟ تم نے کسی کے گھر میں خنڈوں کی طرح گھس کر اسے مارنے پیٹنے کا جرم کیا ہے جس کی گواہی سارا محلہ دے رہا ہے۔ میں تمہارے خلاف پرچہ کاٹ رہا ہوں، پورے 5 سال سزائے قید دلاؤں گا۔ چودھری بلبلا اٹھا۔ اس نے لپک کر علی رضا کی ٹھوڑی پکڑ لی اور التجائیں کرنے لگا۔ یہ سارا ڈرامہ تم نے شروع کیا ہے، علی رضا نے کہا، اور چودھری کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے اس نے ایک اور گولا داغا۔ اس نے کہا، تم نے دیکھا کہ تمہارا بیٹا اب بھی اس لڑکی سے ملتا ہے تو تم نے لڑکی کو غائب کر دیا ہے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ تم جرم کا وزن غریب بڑئی پر ڈال رہے ہو۔ چودھری اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ صاحب حیثیت تھا، قصبے میں اس کی عزت تھی، اپنی برادری پر اس کا رعب تھا، لیکن علی رضا نے اسے آسمان سے گرا کر زمین پر پٹک دیا تھا جہاں وہ مجرم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تھانے میں اس کا رعب نہیں چل سکتا۔ وہ علی رضا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجرم ضمیر نے اسے رحم کا بھکاری بنا دیا۔ اس نے علی رضا کے پاؤں چھو کر پھر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس پر اتنا ذلیل الزام عائد نہ کیا جائے۔ علی رضا نے رحم نہ کیا۔ وہ انہی لوگوں کی عزت پر پردہ ڈالنے کی خاطر خطرہ مول لے کر ضابطے کے خلاف تفتیش کر رہا تھا۔ کیا یہ غلط ہے کہ تمہارا بیٹا اس لڑکی کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی قسم کھا چکا تھا؟ ہاں حضور، چودھری نے جواب دیا، یہ صحیح ہے۔ اور تم نے لڑکی اور اپنے بیٹے کا تعلق توڑنے کے لیے لڑکی کی شادی امام سے کرائی تھی؟ جی حضور، چودھری نے کہا، یہ بھی صحیح ہے۔ جس رات لڑکی لاپتہ ہوئی اس رات تمہارا بیٹا گھر میں نہیں تھا؟ علی رضا نے پوچھا۔ وہ کہاں تھا اور کتنے دنوں بعد واپس آیا تھا؟ جھوٹ نہ بولنا۔ چودھری کے آنسو نکل آئے، سسکی سی لے کر بولا، اولاد حرام خور نکل آئے تو باپ کی یہی حالت ہو جاتی ہے جو میری ہو رہی ہے۔ وہ 3 دن غیر حاضر رہا اور تم نے اس کے واپس آنے کے بعد مولوی کو ساتھ لا کر اس کی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دی۔
علی رضا نے کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا خیال تھا کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا ہے، مگر وہ واپس آیا تو تم سمجھے کہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، پھر تم مولوی کو ساتھ لیے تھانے میں آ گئے۔ ہاں حضور، چودھری نے کہا، مجھے یہی شک تھا۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا ہے تو مجھے بتا دو، علی رضا نے کہا۔ اگر مجھے کسی اور سے پتہ چلا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم نے بڑئی کو اس کے گھر میں جا کر مارنے پیٹنے کا جو جرم کیا ہے، میں اس کی طرف توجہ نہیں دوں گا۔ علی رضا نے مجھے سنایا کہ چودھری اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اس میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ حیدر علی رضا اسے گرفتار کر لے گا۔ اس نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکی کو اس کا بیٹا لے گیا ہے۔ علی رضا نے اس سے اور کئی ایک باتیں اگلوا لیں۔ اس نے اپنے بیٹے اور ناصرہ کے تعلقات کے متعلق وہی کچھ بتایا جو سفید پوش بتا چکا تھا۔ چودھری نے مزید یہ بتایا کہ ناصرہ کی شادی امام کے ساتھ ہو گئی تو چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے باغی ہو گیا۔ کبھی تو شک ہوتا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ وہ قتل کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ چودھری کو بھی قتل کی دھمکیاں دیتا تھا اور امام کو بھی۔ چودھری نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے جائیداد اور روپے پیسے سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امام کے ساتھ ناصرہ کی شادی چودھری نے کرائی ہے اور اسے مارا پیٹا بھی گیا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی یہ کارستانی اپنی ماں کو بتا دی تھی اور اس نے یہ بات اپنے دونوں بھائیوں کو بھی بتائی تھی اور اپنی بہن کو بھی بتائی تھی۔ اب بیٹے نے باپ سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تو بہن اور بھائیوں نے اپنے بھائی کی طرفداری کی اور باپ سے کہا کہ اس کا حصہ دے دو۔ چودھری کے لیے یہ بات باعث شرم تھی کہ غیر شادی شدہ بیٹے کو الگ کر دے، لیکن بیٹے نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ چودھری نے مجبور ہو کر اسے حصہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، وہ کاروبار بھی تقسیم کرانے کی ضد کر رہا تھا۔ کسی پولیس آفیسر کو قانون نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی ملزم کو سزا دے۔ اس کا فرض تفتیش کرنا اور ثبوت مہیا کرنا ہے کہ یہ شخص فلاں واردات کا ملزم ہے۔ علی رضا چونکہ کسی اور نیت سے تفتیش کر رہا تھا، اس لیے اسے چودھری اور امام پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے چودھری کو باہر بھیج دیا اور امام کو اندر بلایا۔ مولانا، علی رضا نے امام سے کہا، آپ میرے پیش امام ہیں، لیکن میری نوکری ایسی ہے کہ مجھے اپنے فرض کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی بیعت بھی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ آپ نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا سے میں آپ کو بچا نہیں سکتا۔ امام بری طرح بتکا اور سوالیہ نظروں سے علی رضا کو دیکھا۔ آپ نے بڑئی کے گھر میں گھس کر اسے کئی بار زد و کوب کیا ہے، علی رضا نے کہا۔ آپ نے اس کی بیوی کی بھی بے عزتی کی ہے۔ مجھے محلے کے 2-3 معزز آدمی مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے خلاف کارروائی کروں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے اس جرم کو دبا لوں، مگر آپ اپنی نئی بیوی کو زد و کوب کرتے رہے ہیں اور 20 گواہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک غریب اور بوڑھے آدمی کو مار پیٹ کر اس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لڑکی نے ایجاب و قبول کے وقت آپ کو قبول نہیں کیا تھا۔ آپ اسے مار مار کر اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ امام کی زبان کھل گئی۔ خوفزدہ لہجے میں بولا، جناب وہ میری شرعی بیوی ہے، آپ اسے تلاش کریں۔ جناب، علی رضا نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی کتاب نکال کر آپ غائب کا حال بھی بتا دیتے ہیں، آنے والے وقت کا بھی حال معلوم کر لیتے ہیں، اور کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، اور سنا ہے کہ آپ چور کا نام اور پتہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی بیوی کے لیے مجھ جیسے گناہ گار آدمی کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ معاملہ کچھ اور ہے، امام نے کہا، اور جناب مولانا یہ معاملہ بھی کچھ اور ہے۔ علی رضا نے کہا، کیا آپ سچ کہتے ہیں کہ لڑکی زیور ساتھ لے گئی ہے، اور کیا واقعی وہ آپ کے گھر سے 700 روپیہ لے گئی ہے؟ اس نے کہنا چاہا لیکن وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس کی زبان ہکلا گئی۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ بڑھئی علی رضا کو بتا چکا تھا کہ غائب ہونے سے 2 روز پہلے ناصرہ اپنا زیور ماں باپ کو دے آئی تھی، لیکن باپ سارا زیور امام کو دے آیا تھا۔ محترم، علی رضا نے امام سے کہا، یہ سوچ لیں کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی زیور اور 700 روپیہ لے گئی ہے تو بڑے شوق سے کہیں، میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کا نتیجہ آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔ امام نے سر جھکا لیا اور دبی زبان سے کہا، چودھری صاحب نے کہا تھا کہ تھانے میں لڑکی پر اور اس کے ماں باپ پر چوری کا الزام ضرور لگانا، ورنہ پولیس لڑکی کی تلاش میں دلچسپی نہیں لے گی۔
उसने सर उठाकर कहा। और चोरी का इल्ज़ाम लगाने की दूसरी वजह ये थी कि हम बड़ई को डराना चाहते थे। हमें उम्मीद थी कि वो चोरी के इल्ज़ाम से डर कर लड़की वापस कर देगा। क्या ये सही है कि लड़की का ज़ेवर आपके पास है? जी, इमाम ने कहा, मेरे पास है। और वो एक पैसा भी आपके घर से नहीं ले गई? नहीं, इमाम ने कहा, वो कुछ भी नहीं ले गई। अली रज़ा ने मुझे बताया कि उसे बहुत ही अफसोस हुआ कि इस शख्स ने एक गरीब लड़की पर ही जुल्म नहीं किया, ये इस्लाम की तौहीन का भी मुर्तकिब हो रहा था। उसने किताब निकालने और लोटा फेरने और दम दुरूद को इस्लाम समझ रखा था और बना रखा था। अली रज़ा को ख्याल आया कि हो सकता है उसे ये केस रिकॉर्ड पर लाना ही पड़े, इसलिए उसने हर एक शहादत और सबूत फराहम करना ज़रूरी समझा। उसने इमाम से कहा कि वो उसकी पहली बीवी से मिलना चाहता है। हो सकता है नासरा के फरार में उसका भी हाथ हो। इमाम ने ये सुना तो वो परेशान हो गया। उसने कहा कि वो रात को आएगा और उसकी बीवी को उसके सामने बैठना पड़ेगा। इमाम ने कहा कि वो भी पास बैठेगा।